हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉलेज एंड रीजनिंग का टॉपिक। ठीक है, इसके अंदर हम नॉलेज को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, और साथ साथ नॉलेज होती क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम नॉलेज को कैटेगराइज करेंगे कि नॉलेज बेसिकली होती क्या है। ठीक है, और किस तरह से हम किस तरह की इन्फॉर्मेशन को हम नॉलेज कहते हैं, और उसके बाद हम लोग उसकी मेजर रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल आता है हमारे पास कि नॉलेज है क्या। तो बेसिकली हम लोग किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस जब लेते हैं तो हमारे पास उस चीज़ से रिलेटेड एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। उस अंडरस्टैंडिंग को हम लोग बोलते हैं नॉलेज। सपोज़ हमारे पास कोई भी नई चीज़ आती है, एक रिमोट कंट्रोल कार है, तो वो हमारे पास कार हमें पहले चलानी नहीं आती। फर्स्ट डे पे जब हम उसे ख़रीद कर लाते हैं, या तो हम उसका यूज़र मैनुअल देख रहे होते हैं या ख़ुद ही एक्सपेरिमेंट करके उसको चला के देखते हैं कि किस बटन से वो कहाँ पे मूव होगी, किस साइड पे मूव होगी। फिर जब एक्सपेरिमेंटेशन से डिफरेंट बटन्स दबाने से जब हमारे पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है, तो उससे हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि भाई ये बटन लेफ़्ट जाने का है, ये बटन राइट जाने का है, इससे गाड़ी आगे जाएगी, इससे पीछे जाएगी। तो इस तरह हमारे पास उस गाड़ी से रिलेटेड नॉलेज आ जाती है। सही है। सिमिलरली नॉलेज को हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप किसी टास्क से कितने फेमिलियर हो जाते हो, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड नॉलेज। अब इसमें अगेन वही कार वाला एग्जांपल कि हम लोग पहले कोई भी चीज़ लेकर आते हैं तो हम उससे इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते, बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं परफॉर्म, तो फिर हमारी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और फेमिलियरिटी बढ़ जाती है हमारी उस पर्टिकुलर चीज़ से, और उसको हम बोलते हैं नॉलेज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं यहाँ पे जिसको हम लोग डिफ़ाइन कर रहे होंगे, और ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं नॉलेज की अम्ब्रेला के अंडर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी टर्मिनोलॉजी है फैक्ट। कि हमारे पास फैक्ट क्या होता है। अब कोई भी चीज़ जो ट्रू हो उसको हम कहते हैं फैक्ट। अब कोई भी हमारे पास नॉलेज होती है, हमारे पास जब एक्सपीरियंस करने के बाद सर्टेन हमने कुछ नॉलेजेस हमारे पास है, डिफरेंट फील्ड्स के बारे में हमारे पास डिफरेंट नॉलेज है। ठीक है, फिर उस नॉलेज में से हम लोग फैक्ट्स ड्राइव करते हैं जो कि हमेशा ट्रू होंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सूरज जो है वो हमारा हमेशा राइज़ करता है ईस्ट से। अब ये फैक्ट है, ये हमेशा ट्रू होगा। ऐसा नहीं है कि ये कल को वेस्ट से राइज़ करे या परसों साउथ से राइज़ करे, नहीं। सन हमेशा ही ईस्ट से राइज़ करता है, उसका एक ही बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड फैक्ट। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर अपना बिहेवियर चेंज कर देती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दिन पर्टिकुलरली किसी एक, जैसे एक सूरजमुखी का फूल होता है, ठीक है, वो जब भी उसका फेस सन की तरफ करते हैं तब वो खिल जाता है, अदरवाइज़ उसका मुंह बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसकी दो बिहेवियर है। अब इसकी दो बिहेवियर जब हमने नोटिस किए ना, तो हमने उसमें से एक फैक्ट ड्राइव कर दिया कि भाई जो भी हमारे पास सनफ्लावर होगा, जब भी उसका फेस सन की तरफ होगा तभी ही वो खिलेगा। ठीक है, तो ये एक फैक्ट ड्राइव हो गया। फिर जैसे हमारे पास एक फैक्ट और है कि मिल्क इज़ वाइट। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होती है, जो कि एक बिहेवियर हम कॉन्स्टेंटली नोटिस कर रहे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्रोसीजरल रूल। अब रूल क्या होता है, रूल डिफाइन करता है कि बेसिकली किसी भी डोमेन से रिलेटिव रिलेशंस क्या है। अब इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि किसी भी चीज़ में कोई भी अगर आप चीज़ कर रहे हो तो बेसिकली उसके लिए आप कौन सा रूल फॉलो कर रहे हो। अब जैसे एग्जांपल है कि अगर आपके पास आप बीमार हो जाते हो तो आपको किसकी ज़रूरत है, डॉक्टर की। कि जब भी आप बीमार होगे आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे, दिस इज़ कॉल्ड अ प्रोसीजरल रूल। ठीक है, इसी तरह अगर आपका कभी भी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो कहाँ जाना है आपको, पुलिस स्टेशन पेट्रोल स्टेशन जाना है। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोसीजरल रूल, यानी कि आपके पास एक चीज़ करने के लिए एक रूल मौजूद है। सही है, इसके अलावा पेट्रोल के आप कहीं और से आपके पास तरीका नहीं है कुछ करने का। जब भी पेट्रोल ख़त्म होगा आपको पेट्रोल स्टेशन ही जाना है। ठीक है, अगर आप बीमार होगे तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ प्रोसीजरल रूल।
अब नॉलेज को हम डिफरेंट तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें एक हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए एक सिस्टम बनाना है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम रेंडमली सिस्टम बना लेंगे, ज़ाहिर सी बात है हम कुछ सर्वे वगैरह कंडक्ट करेंगे। सबसे पहले कोई ना कोई हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे अबाउट हार्ट अटैक, कि हार्ट अटैक क्या होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसकी इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद जब हमने इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली, तो अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अवेयरनेस आ जाती है उस चीज़ की, यानी हार्ट अटैक की अब हमारे पास अवेयरनेस आ जाएगी, हमारी फेमिलियरिटी बढ़ जाएगी। द टर्म हार्ट अटैक से हमारी फेमिलियरिटी जब बढ़ जाएगी तो इसको कहेंगे अब हमारे पास नॉलेज आ गई। एट द इन्फॉर्मेशन स्टेज हमारे पास सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, हमारे पास कुछ फैक्ट है कि भाई हार्ट अटैक ऐसे होता है, इसके इस तरह से सिम्टम्स होते हैं, दीज आर द फैक्ट्स। नाउ जब आपके पास उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस आ जाती है तो आपके पास उसको हम क्या कहते हैं, नॉलेज है। सही है। देन फिर क्या करेंगे, हम उस नॉलेज को कंप्यूटर में किस तरह से इंसर्ट करेंगे, अब ये चीज़ें हम लोग इस टॉपिक के अंदर देख रहे होंगे। अब इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि सबसे पहले कोई भी टर्म आपके पास आता है, आप उससे रिलेटेड सर्चिंग करते हो। सही है। सर्चिंग के बाद जब आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ अब ये चीज़ मुझे पता है, मुझे समझ आ गई है, फिर ही आप किसी और को एक्सप्लेन कर सकते हो ना। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास अगर हार्ट अटैक की नॉलेज आ जाएगी, आप समझ लोगे, उसके बाद ही आप जो है कंप्यूटर को समझा सकते हो। सही है। फिर अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट वैल्यू। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि हमारे पास सपोज कार हो गई, तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास उसका नेम हो गया, उसका कलर हो गया, सही, उसकी स्पेसिफिकेशंस हो गई कि मतलब उसकी इंजन कैसी है, ठीक है, और इस तरह से उसकी स्पीड कितनी है, मैक्सिमम कितनी जा सकती है, इस तरह की चीज़ें जो है वो ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट वैल्यू के अंदर हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देन सिमेंटिक नेटवर्क्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग ग्राफ्स बना के अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ग्राफ्स में जो हमारे पास नोड्स होती हैं वो हमारे पास एंटिटीज़ कहलाएंगी, और उनके बीच में जो एजेस होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये उनके नोड्स के बीच में रिलेशनशिप है। अब इन सारी टेक्निक्स को मज़ीद हम लोग आगे डिफ़ाइन कर रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेम्स। फ्रेम्स भी इसी तरह से होता है, कोई भी एक फ्रेम जो होता है ना, वो इट इज़ समहाउ सिमिलर टू ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट वैल्यू। कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिर उसके अंदर जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही, मतलब पूरा रिकॉर्ड आ रहा होता है। ठीक है। अब फ्रेम के अंदर जैसे आप रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लो, अब रेस्टोरेंट के अंदर अलग से एक फ्रेम बनेगा जिसको हम कहेंगे कि भाई नेम्स, यानी कि कितने कस्टमर्स आए, तो नेम्स में पूरा एक रिकॉर्ड होगा कस्टमर के नेम्स का। फिर रूम्स अलॉटेड हो गए, फिर आपके पास किस तरह से डाइनिंग किन किन की है, उस तरह से ना सारी चीज़ों का एक एक का रिकॉर्ड आ जाता है। सही है। फिर आपके पास स्टाफ क्या है, मतलब फ्रेम्स के अंदर आपके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना किसी भी चीज़ के, दे आर ऑल्सो द फ्रेम्स। ठीक है। मतलब रेस्टोरेंट के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो भी फ्रेम्स ही होंगी, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं। लॉजिक क्या होता है, लॉजिक सिंपली हम अपने जो भी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं उसको थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, रीजनिंग देने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उसको मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज़ में नॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और रूल्स क्या होते हैं, जैसे हमने पीछे देखा, किसी भी चीज़ को करने के लिए क्या रूल अप्लाई होगा उसको हम कहते हैं, जैसे कि अगर मैं बीमार हुई तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, दिस इज़ कॉल्ड ए रूल, मतलब नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ रूल्स। तो अब आगे हमारे पास है लॉजिक। सबसे पहले हम लॉजिक वाले टेक्निक को कवर कर रहे होंगे, और ये सबसे ओल्डेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। सही है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो किस्म की लॉजिक के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक, दूसरा होता है हमारे पास प्रीडिकेट कैलकुलस। अब प्रीपोजिशनल लॉजिक में हम सिंपली जो भी हमारे पास स्टेटमेंट आएगी उसमें से हम अननेसेसरी चीज़ों को ख़त्म करके, ठीक है, एक सेंटेंस बना देते हैं जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एंड प्रीडिकेट कैलकुलस में हम फंक्शंस बना के उनके ऊपर काम कर रहे होंगे। अभी ऐसे समझ नहीं आएगा, हम आगे इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो वन बाय वन हमें सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सुसान ईट बर्गर।
सही है। तो इसको पूरी प्रोपोजिशनल लॉजिक में अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं उनको अंडरस्कोर लगा के ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक के लिए सबसे पहले हमारे पास टेक्निक क्या है कि हमारे पास जो भी सेंटेंस आएगा उसको हम उसके सारे वर्ड्स को अंडरस्कोर दे के कनेक्ट करेंगे। लेकिन इसके अंदर हमें एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि इसमें से हम लोग अननेसेसरी वर्ड्स को कट कर लेंगे। अब इसको एग्जांपल में हमने देखा कि अब जैसे था सुसान ईट बर्गर, तो इसको हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया, सुसान अंडरस्कोर ईट अंडरस्कोर बर्गर, ठीक है। ये इसका प्रोपोजिशनल लॉजिक बन गया। प्रीडिकेट कैलकुलस में क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बना देते हैं। अब फंक्शन के अंदर क्या होता है, एक होता है हमारे पास फंक्टर, ठीक है, यानी कि जो फंक्शन का हमारे पास नाम है। अब वो क्या होगा, कोई भी एक्शन वर्ब आपके सेंटेंस के अंदर जो भी एक्शन वर्ब होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे कि ये आपका फंक्टर है, ठीक है। यानी कि जैसे हमारे पास ईट आ गया तो ईट हमारा फंक्टर हो जाता है, और सुसान हमारा ऑब्जेक्ट है और बर्गर हमारा सुसान हमारा सब्जेक्ट है और बर्गर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे कि सुसान ईट बर्गर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, प्रोपोजिशनल लॉजिक को मज़ीद डिटेल के अंदर हम लोग डिस्कस करें। अब बेसिकली इसका मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि प्रोपोजिशनल लॉजिक में हम अपने सेंटेंस को फर्दर डिवाइड नहीं करते, ठीक है। मतलब हम इसको एक ऐसे स्ट्रक्चर में लेके आते हैं कि वो फर्दर डिवाइडेबल नहीं हो, ठीक है। अगर आप फर्दर उसको डिवाइड करोगे तो उसकी मीनिंग ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे था, येस्टरडे वॉज हॉलीडे आई वोक अप लेट। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक में तो हम अंडरस्कोर लगाते हैं, हम पहले ही डिस्कस करके आए। तो ये एक हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक में एक सेंटेंस गिवन है। अब आप इसको जब ब्रेक करोगे ना, तो या तो आपके पास क्या बनेगा, येस्टरडे वॉज या वॉज हॉलीडे, येस्टरडे हॉलीडे, कुछ भी करके ब्रेक करो तो इसकी मीनिंग नहीं आ रही, ठीक है। या येस्टरडे, अब येस्टरडे मतलब कल, मतलब क्या, इसका आपके पास कोई भी एक मीनिंग नहीं आ रही। जैसे आई वोक अप लेट है, तो अगर मैं कहूँ आई वोक, तो अब ये अधूरा सा चीज़ है, आई वोक का क्या मतलब है, ठीक है। तो अगर हमें नॉलेज को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो उसकी मीनिंग बरकरार रहे है, इसको हमें मेक श्योर करना है। तो इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं ये हमारा प्रोपोजिशनल लॉजिक में है, ठीक है। अब इसके अंदर ना हमारे पास देखो, हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं बेसिकली, जिसको हमने कामा से कनेक्ट किया हुआ है। अब इसमें से जो एक हमारा सेंटेंस बनता है ना, एक जो कि किसी भी कामा या किसी भी ऑपरेशन के अलावा हमारे पास जो एक सेंटेंस बनता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक वर्ड। अब आई वोक अप लेट, ये एक हमारा वर्ड बन गया है। ये वर्ड क्यों बना है, क्योंकि इसको हमने अंडरस्कोर लगा के ज्वाइन कर दिया है। अब ये वर्ड बन गया, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते पहले तो, अगर करेंगे तो ये अपनी मीनिंग लूज़ कर देगा, जो कि हम नहीं चाहते, ठीक है। अच्छा, इस तरह से ये हमारा एटॉमिक वर्ड हो गया, ये हमारा एटॉमिक वर्ड हो गया। इन दोनों को जब हमने कामा से ज्वाइन किया तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, सब इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक सेंटेंसेस, जो कि हमारे पास बन जाता है कंपाउंड प्रोपोजिशनल, ठीक है। अगर ये हमारे पास अलग से एक वर्ड होता, जैसे आई वोक अप लेट, ये सिंपल से एक सेंटेंस है जो कि हमारे पास एटॉमिक वर्ड में हमने इसको कन्वर्ट किया, तो ये हमारे पास बेसिक प्रोपोजिशनल है, ठीक है। अब हम आगे जब जाएंगे ना, तो ये यहाँ पे हमने जो एरो यूज़ किया हुआ है इसको हम इम्प्लीकेशन कहते हैं। तो आगे जाके हम लोग ये डिस्कस कर रहे होंगे, एंड और इम्प्लीकेशन बाय कंडीशनल, ये सारी जो है चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अब यहाँ पे मेथड भी डिफ़ाइन किया हुआ है, लिस्ट डाउन हमने कर दिया है कि किस तरह से हम लोग प्रोपोजिशनल लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नॉन इम्पोर्टेंट वर्ड्स को रिमूव करना है, फिर आपको ये मेक श्योर करना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही रहे, यानी कि उसकी मीनिंग जो है स्टिल आ रही है। एंड थर्ड जो है आपको क्या करना है, किसी भी हमारे पास जो प्रोपोजिशनल लॉजिक्स हैं, अब अगर दो सेंटेंस है, आपके पास तीन सेंटेंस है जो किसी कनेक्टर से कनेक्टेड हैं, जैसे एंड हो गया, आर हो गया, कामा हो गई, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक ऑपरेटर के अंदर, मैथमेटिकल ऑपरेटर के अंदर, ठीक है। जो भी कनेक्टर्स होंगे, एंड और जिसको हम कंजक्शंस भी बोलते हैं, उन सब को कन्वर्ट करना है हमें किसके अंदर, ऑपरेटर के अंदर, ठीक है।
अब जैसे हमारे पास है मिमी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब अगर मैं यहाँ से एन हटा भी दूँ तो मेरे सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जैसे आर्टिकल्स है ना हमारे सेंटेंस को एक ब्यूटीफाई कर देते हैं, तो अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं एन को हटा के इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना सकती हूँ। अब इसको मैं अगर फर्दर इसमें से कुछ भी हटाऊँगी तो मेरा सेंटेंस डेफिनेटली उसकी मीनिंग लूज़ कर देगा, लेकिन अभी इस वक्त ये परफेक्ट प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब जिस तरह से देखो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे अब पहले तो हमें ये चीज़ क्लियर होगी कि मीना लाइक्स बर्गर को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। इसके अंदर कोई भी हमारे पास फजूल का वर्ड नहीं है। ठीक है, पहली चीज़। अब इसके अंदर हमने देखा कि एक कनेक्टर है एंड, और हमें पता है कि एंड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंबल होती है एंड की। सही है, तो इसको हम एंड की जगह क्या कर देंगे, इस सिंबल को यूज़ कर लेंगे, और बाकी हमें इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, और ये तो है ही एक वर्ड, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ही सेम रख देंगे। ठीक है, देन हमारे पास सी पार्ट है। अब सी पार्ट के अंदर देखो कि हमारे पास सबसे पहले है AI इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी। अब हमने देखा यहाँ पे एक तो ये कनेक्टर है एंड वाला, और दूसरा कनेक्टर क्या है, यहाँ पे कनेक्टर का मतलब है यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, तो हमें कनेक्शन के लिए एक यहाँ पे फुल स्टॉप दिया गया है। सही है, तो अब हम इसकी मीनिंग समझेंगे। देखो ये क्या कह रहे हैं कि AI क्योंकि इंटरेस्टिंग एंड ईजी है इसलिए मैंने स्कोर किया A। तो इसमें हम यूज़ करते हैं इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन क्यों यूज़ होती है, कंडीशनल्स के लिए, इफ़ एंड देन की स्टेटमेंट्स के लिए। अब ये हम डिस्क्रीट के अंदर डिटेल में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, इनके सारे रूल्स वगैरह, लेकिन यहाँ पे हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे कि AI इंटरेस्टिंग इज़ वेरी, हमारे पास कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप इसको AI इज़ इंटरेस्टिंग भी कर सकते हो। वेरी अगेन इसी इंटरेस्टिंग की क्वालिटी को डिफाइन करा है, एडवर्ब है, ब्यूटीफाई करने के लिए यूज़ हुआ है, हम इसको कट कर सकते हैं। एंड की जगह हमने एंड लगा दिया और ईजी हमने ऐसे रख दिया। ठीक है, अब ये तो हमारा एक बार तो क्लियर हो गया। अब मैंने क्या बताया, हम लोग इम्प्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो इम्प्लीकेशन के अंदर हमारे पास क्या यूज़ होता है, ये एरो। सही है, अब ये बोल रहा है कि AI क्योंकि इंटरेस्टिंग एंड इजी है इसीलिए मेरा स्कोर क्या आया है, A। ठीक है, आप इस सेंटेंस को आई स्कोर A भी कर सकते हो, आगे आई लगा के भी आई स्कोर A भी कर सकते हो, या सिंपली स्कोर A भी कर सकते हो। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन इसलिए यूज़ होती है जब हमारे पास इफ़ कंडीशनल्स हो, मतलब इफ़ एंड देन की स्टेटमेंट हो। यहाँ पे इफ़ देन ज़रूरी नहीं कि एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हो कि यहाँ पे लिखा हो कि इफ़ AI इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी देन आई कैन स्कोर A। नहीं, कभी कभार नहीं भी डिफाइन होता इफ़ एंड देन, हमें खुद समझना होता है सेंटेंस की मीनिंग से। अब यहाँ पे देखो एंड और नॉट इम्प्लाइज इक्विवेलेंस, ये कुछ ऑपरेशंस होती हैं ये जो कि यूज़ हो रही होती है इस तरह के हमारे पास जो कनेक्टर्स होते हैं उसके लिए, जैसे फुल स्टॉप हो गया, कामा हो गई, एंड हो गई। ठीक है, तो इनको आगे चल के हम लोग देखते हैं। अब जैसे हमारे पास नॉट हो गया, नॉट एक कनेक्टर हो गया, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो फॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको नेगेशन बोलते हैं और इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली एंड को हम कंजक्शन बोलते हैं और को हम डिसजंक्शन बोलते हैं। इफ़ एंड देन को हम लोग इम्प्लाइज या इम्प्लीकेशन या कंडीशनल बोलते हैं। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ को हम लोग बाय कंडीशनल बोलते हैं। एंड इफ़ एंड ओनली इफ़ कब यूज़ होता है, जब दोनों वे हो, कि भाई देखो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आयशा की दोस्त हूँ। ठीक है, एंड सिमिलरली आयशा के लिए भी क्या है, सिर्फ मैं ही दोस्त हूँ, मतलब मेरी अगर एक ही दोस्त है आयशा, तो आयशा की भी सिर्फ एक ही दोस्त है मैं। तो ये क्या हो गया, बाय कंडीशनल, कि आयशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और आयशा के लिए भी मैं ही उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड बाय कंडीशनल। उसके बाद हमारे पास कंट्राडिक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। कंट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की निगेशन, मतलब आप एक ए है हमारे पास, उसकी निगेशन करोगे तो हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट आ जाएगी जिसको कहते हैं हम बी। अब यहाँ पे नॉट हंगरी की ना निगेशन की गई है यहाँ पे। ठीक है, नॉट हंगरी की निगेशन क्या होगी, हंगरी, मतलब कोई अगर कहे कि मैं हंगरी नहीं हूँ, ठीक है, तो उसकी निगेशन क्या है कि मैं हंगरी हूँ। ठीक है, देन हमारे पास क्या है कि जो एंड है ना, एंड के अंदर हमारे पास हमेशा दो स्टेटमेंट्स ट्रू होनी चाहिए तभी हमारे पास ट्रू रिजल्ट आता है, और के अंदर अगर हमारे पास कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा पहले, डिस्क्रीट के अंदर डिस्कस भी की हुई हैं चीज़ें, तो ये वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं यहाँ पे। एंड सिमिलरली हमारे पास ए इम्प्लाइज बी
जो कि हमने देखा कि अगर ए ट्रू होगा तो बी भी ट्रू होगा। सी अगर ए ट्रू है और बी फॉल्स है तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन फॉल्स आता है। और हमारे पास सिमिलरली बाय कंडीशनल के लिए भी इसी तरह है। तो आगे इसकी ट्रुथ टेबल्स भी हैं हमारे पास। से यहाँ पे P और Q और R हमने 3 स्टेटमेंट्स लिए हैं और हम जब P पे नेगेशन अप्लाई करेंगे तो ट्रू का नेगेशन फॉल्स होता है। सिमिलरली ट्रू का नेगेशन फॉल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू ट्रू। देन हमने P एंड Q की एंड करवाई हुई है, ठीक है। तो ट्रू और ट्रू हमेशा ट्रू होता है। एंड के अंदर अगर हमारे पास एक भी फॉल्स हो गया तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या हो जाता है हमारे पास, फॉल्स। तो ये हमारे पास एंड की ट्रुथ टेबल है। और की ट्रुथ टेबल किस तरह से होती है, एक भी अगर ट्रू आ जाए तो हमारा रिजल्ट ट्रू आता है, तो ये और की है। सिमिलरली इम्प्लीकेशन के लिए हमारे पास अगर ए और बी यानी कि पी और क्यू ट्रू है तो हमारा कंक्लूजन ट्रू होगा। अगर हमारे पास पी ट्रू है क्यू फॉल्स होता है तो हमारा कंक्लूजन फॉल्स आता है। बाकी कंडीशंस में हमारा कंक्लूजन ट्रू आता है, ठीक है। इसी तरह बाय कंडीशनल का भी हमारे पास ट्रुथ टेबल है। अब उसके बाद हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक के कुछ एग्जांपल्स गिवन है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हमने पीछे भी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे जिसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम उनको प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले आप इनको खुद से ट्राई करें, ठीक है। आप देखें कि आपसे कितना सॉल्व हो पा रहा है और अगर आपके पास किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। एंड साथ साथ हम इसका सॉल्व जो भी हमारे पास ये एक्सरसाइज है इसकी सोल्यूशन जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसके अंदर आप इसके रिजल्ट्स या आंसर्स वगैरह भी देख सकते हो। लेकिन पहले आप खुद से इसे ट्राई करें, ठीक है। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।